नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। हम पढ़ रहे थे क्लास 7 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक अध्याय नंबर 1 भारत की भौगोलिक विविधता। इसके 2 पार्ट हमने कर लिए हैं, मतलब कि आधे से ज़्यादा पार्ट हमने पढ़ लिया है। यदि आप कंप्लीट अध्याय पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ आपको कंप्लीट अध्याय मिल जाएगा। तो मैंने आपको जैसे बताया है कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो बच्चे सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं और मेरे अध्यापक जो साथीगण हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ये उपयोगी है। तो चलिए आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे। तो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन पे छोड़ा था, वो क्वेश्चन था मैदानी क्षेत्रों में प्रकाश के सहकेंद्रण पर ध्यान दीजिए। सहकेंद्रण होता है इकट्ठा होना। तो आप ये देखिए, आप चित्र देखिए एक बार जो ऊपर से लिया गया है कि गंगा के मैदान के उपग्रह के द्वारा लिया गया चित्र भी। तो ये देखिए यहाँ पे लाइट कितनी ज्यादा नजर आ रही है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ के गया था। ठीक है, तो मैंने कहा था कि अगर आपको पता है तो आप कमेंट में इसका जवाब दे देना, अगर नहीं पता है तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो अब ध्यान से सुनिए इसका क्या आंसर है कि जो ये गंगा के मैदान है, आपको पता है समतल मैदान है, यहाँ की भूमि बहुत ज्यादा उपजाऊ है और यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग रहते हैं और परिवहन का भी यहाँ पे जाल बिछा हुआ है। बड़े बड़े शहर यहाँ पे हैं आपके, तो इसलिए जो विद्युत है ना, वो जो लाइटें हैं रात को, तो इन मैदानी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा नजर आती है। और जब हम किसी लाइट वाले क्षेत्र का अगर हम फोटो खींचेंगे ऊपर से तो वो आपको चमकती हुई प्रतीत होंगी भी। तो यही कारण है कि यहाँ पे जो प्रकाश का सहकेंद्रण है वो बहुत ज्यादा नजर आता है। आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये मैदान उपजाऊ है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में जनसंख्या निवास करती है, इसके कारण यहाँ पे विद्युत की जो आपूर्ति है वो बहुत ज्यादा है। तो चलिए आज हम आगे अध्याय को पढ़ते हैं। ये चीज मैंने आपको बता दी थी कि मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में भी। तो आज हमें पढ़ना है भारतीय विशाल मरुस्थल जो थार मरुस्थल है। जो आपका जो मरुस्थल था शीत मरुस्थल, वो हम पहले पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे विशाल भारतीय मरुस्थल जिसका नाम है थार मरुस्थल। अगर हम भारत के मानचित्र को पश्चिम की ओर बढ़े हुए, ये आपका भारत का मानचित्र प्रतीकात्मक मैप है। यदि पश्चिम ये दिशा होती है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक पीलेपन लिए एक क्षेत्र नजर आएगा। जो भारत का मैप है ना, उसमें आप इस क्षेत्र को देखेंगे तो यहाँ पे आपको पीलापन नजर आएगा भी। तो ये और कोई किसी चीज का पीलापन नहीं है, यह क्षेत्र थार मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? थार मरुस्थल। क्या आपको क्या दिखाई देता है, मतलब जब आप मैप देख रहे होंगे, शायद आपके पास मैप भी होना चाहिए, तो क्या आपको ये पीलापन नजर आया? सुनहरी रेत के टीलों का एक विशाल विस्तार, उबड़ खाबड़ क्षेत्र और एक व्यापक खुला आसमान, यही आपका थार मरुस्थल। ये देख लीजिए आप भाई, ये आपके रेत के उबड़ खाबड़ रेत के टीले हैं और विशाल इसका विस्तार बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है और व्यापक खुला आसमान, ये आपका थार मरुस्थल है। रेत के टीले का आकार कैसा होता है? पर्वत चट्टानों से बने होते हैं और उनका आकार स्थिर होता है। आपको क्यों लगता है कि रेत के टीलों का आकार भी इनके समान होता है, जबकि ये केवल रेत के बने होते हैं भी? ठीक है, क्योंकि ये रेत के टीले कैसे बनते हैं, जब हवा एक स्थान से रेत को उठा के दूसरे स्थान पे ले जाती है तो क्या होता है कि जब वो छोड़ती है तो उनकी एक शिखर नुमा बन जाती है और वो इतने बड़े, कई बार तो रेत के टीले आपके पहाड़ जितने बड़े भी हो जाते हैं। अब देखिए आपका जैसलमेर, जिसको स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है, जो भारत के थार मरुस्थल के मध्य में स्थित है। आप ध्यान रखना कि जो जैसलमेर है वो क्या है कि भारत के थार मरुस्थल के बीच में स्थित है। जैसलमेर का किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। जो ये किला है आपका जैसलमेर का किला, इसको कहते हैं, तो ये क्या है? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है भी। अब आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। रेत के टीले तब बनते जब हवा की दिशा रेत को स्थानांतरित कर पहाड़ी जैसी आकृति प्रदान करती है। ये कहता है कि रेत के टीले कब बनते हैं? जब हवा क्या करती है? रेत को स्थानांतरित, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ाकर ले जाती है। कभी कभी ये टीले 150 मीटर तक ऊंचे हो जाते हैं भी। ये चीज आपको समझ में आई? इनकी ऊंचाई कितनी हो सकती है? 150 मीटर तक भी ये ऊंचे हो सकते हैं।
थार मरुस्थल एक विशाल शुष्क क्षेत्र है, शुष्क मतलब सूखा क्षेत्र है। इसका अधिकांश भाग भारत में स्थित है, जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा राज्यों में फैला हुआ है भी। तो थार मरुस्थल का फैलाव किन किन राज्यों में है? इन 4 राज्यों में भारत के। राजस्थान का तो सबको पता होगा, लेकिन कई बार क्वेश्चन में पूछ लेगा कि किस राज्य में थार मरुस्थल का प्रसार नहीं है भी। तो आपको इनमें से 4 में से एक और राज्य ऐड कर देगा, अभी हिमाचल प्रदेश ऐड कर देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इन 4 राज्यों में थार मरुस्थल है, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, इनमें फैला हुआ। मरुस्थल कठोर परिस्थितियों के कारण एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करता है, जो मानव और पशु आवागमन को बाधित करता है। अब देखिए, अब आपको ये चीज समझ में नहीं आई होगी, प्राकृतिक अवरोध भी क्या है? प्राकृतिक अवरोध क्या होता है? अवरोध होता है रुकावट, और प्रकृति के द्वारा लगाई गई रुकावट को क्या बोलेंगे? प्राकृतिक अवरोध। अब ये देखिए कि यहाँ पे हम मान लेते हैं, यहां से देखिए आप कि ये चीज है, ये पूरा रेगिस्तान मान लिया हमने, ठीक है। अब मानव है या फिर पशु है, जीव जंतु इसको पार करना चाहते हैं, तो क्या ये बीच में उसको रुकावट पैदा नहीं करेगा? यहां से यहां तक जाना चाहते हैं, तो इसलिए ये एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करता है भी। क्योंकि यहाँ दिन के समय अत्यधिक तापमान है, क्योंकि जब इसको पार करेंगे ना इस मरुस्थल को, तो दिन के समय यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो वो काफी परेशान होंगे, और रात के समय ठंड होती है तो उसमें भी बहुत ज्यादा परेशान करेंगे। इसलिए जो आपका थार मरुस्थल है वो प्राकृतिक अवरोध का कार्य करता है। ये हो गया आपका अत्यधिक ठंडी और जल की उपलब्धता का अभाव होता है भी। ये आपको 3 चीजें याद रखनी है कि यहाँ दिन में बहुत ज्यादा गर्मी और रात को बहुत ज्यादा ठंड, और पानी की उपलब्धता बहुत ज्यादा कम है भी, यहाँ पे ना के बराबर है भी। थार में रहने वाले लोगों ने अपनी जीवन शैली को उस स्थान और वहां की परिस्थितियों के अनुसार ढाल लिया है भी। तो मतलब ये कहता है कि जो थार मरुस्थल में जो लोग रहते हैं उन्होंने अपनी जीवन शैली भी, जीवन शैली क्या होती है? जीवन जीने का ढंग, ठीक है, वो किसके अनुसार डाल लिया है? उस स्थान और वहां की परिस्थितियों के अनुसार डाल लिया है कि वो उस जो स्थान पे खाना उनको सूट करे उस प्रकार का वो खाना खाने लगे, जिस प्रकार के वहां पे कपड़े सूट करे उस प्रकार के वे कपड़े पहनने लगे, जहां के लिए वो मकान उनके लिए सही है उसी ढंग के वो मकान बनाने लगे। मतलब उन्होंने अपने जीवन को उस मरुस्थल के अनुसार ही परिवर्तित कर लिया है। उनका खान पान, वेशभूषा, जीवन शैली इन कठोर परिस्थितियों के अनुकूल है भी। ये चीजें समझ में आई आपको? पुष्कर मेले में ऊंट विक्रेता भी, आपको बताया कि जो पशुओं का मेला लगता है वो पुष्कर में लगता है। तो एक फोटो दे रखी है ऊंट विक्रेता की। अब देखिए जो थार मरुस्थल है ना, वहां पानी की बहुत ज्यादा कमी है, तो घर से दूर जल स्रोतों से जल लाती हुई महिला एक गांव में वर्षा जल संचयन की संरचना भी। वर्षा का जल क्या होता है कि जब पानी आता है तो इसके अंदर से पानी कहां चला जाता है? बाहर चला जाता है। अभी क्लियर हुई ये चीजें? तो 1 मिनट का आप मुझे समय दे, कॉल आ रही है। हेलो, तो ये देखिए आप इस प्रकार ये वर्षा के जल संचयन की विधि है। जब बारिश होगी तो पानी इसके अंदर से जाके इस टैंकर में क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा भी। मरुस्थल में जल का अभाव होता है भी, ये सबको आपको पता है कि जल की क्या होती है? कमी होती है मरुस्थल में। महिलाओं को प्राय अपने परिवार के लिए जल लाने हेतु प्रतिदिन लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। महिलाओं को बहुत ज्यादा दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए भी। इसलिए बर्तनों को स्वस्थ
करने की पारंपरिक विधि यह है कि उन्हें रेत से तब तक रगड़ा जाए तब तक वे साफ न हो जाएं भी। तो उसने कहा कि पानी की कमी है तो महिलाएं क्या करती है कि बर्तन को क्या करती है, जो आपके धोने लायक बर्तन है उसको पहले रेत से क्या है रगड़ते हैं, उनको पहले रेत से साफ कर लेते हैं और फिर थोड़ी सी मात्रा में क्या कर डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं ताकि रेत उनसे उतर जाए भी। तो इसको क्या बोलते हैं, बर्तन मांजना बोल सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि मांजना क्या होता है, बर्तनों को मांजना भी। रगड़ा जाए तब तक कि वो साफ न हो जाए, और जब साफ हो जाते हैं ना वो रेत से, तो धोने के लिए जल की थोड़ी मात्रा का उपयोग किया जाता है। धोने के लिए उपयोग किए गए जल का पुनः उपयोग किसी पौधे को सींचने जैसे कार्यों के लिए किया जा सकता। उसने कहा कि पहले तो बर्तन को रेत से मांज लिया, फिर क्या किया कि थोड़ा सा पानी यूज करके उस बर्तन को रेत उतार दी, और फिर जो पानी रेत उतारने के जब पानी बचा उसको क्या किसी पौधे को डाल दिया, पौधे में डाल दिया, मतलब पौधे को सिंचित किया भी। इसलिए अगली बार जब भी आप नल खुला छोड़े तो थार रेगिस्तान के लोगों को अवश्य याद करें। ये कह रहा है कि अगर आप कभी भी पानी को बर्बाद करें तो थार मरुस्थल के लोगों को याद कर लेना कि वो किस प्रकार पानी के अभाव से जूझ रहे हैं, कि देखिए किस प्रकार बर्तनों के लिए थोड़ा पानी यूज कर रहे हैं, फिर जो पानी उसको दोबारा पौधों में डाल रहे हैं, और आप ऐसे ही पानी को सीधा वेस्ट कर रहे हैं। यदि इसी रफ्तार से आप वेस्ट करते रहे तो एक दिन आप भी थार मरुस्थल की तरह पानी को तरसोगे। राजस्थान अपने पारंपरिक जल संरक्षण के उपायों जिसमें टांका या कुंड सम्मिलित है के लिए प्रसिद्ध है। ये विशेष जल संग्रहण की विधियां वर्षा जल को प्राय पीने के उद्देश्य से संचित करती है। तो राजस्थान में क्या है कि ज्यादातर पानी स्टोरेज किया जाता है वर्षा का पानी, तो उसमें दो चीजें बनाई जाती है, टाका या कुंड। जो आपको ऊपर दिखा था ना, तो इसी को बोलते हैं टाका या कुंड। तो इसमें क्या पीने के लिए पानी को इकट्ठा किया जाता है अभी। तो ये देख लीजिए आप, ये है आपका टाका या कुंड। वर्षा का पानी इसमें चला जाएगा और यहां से बाल्टी के द्वारा इसको निकाल लिया जाएगा। ये चीजें आपको क्लियर हुई। थार मरुस्थल के बारे में आपको इतना ज्यादा नहीं दे रखा इसमें, कि आगे जब लेसन आएंगे ना तो धीरे धीरे क्या होगा, पूरी चीजें आपको समझ में आएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो अब क्या है, हमने पढ़ लिया थार मरुस्थल, एक बार मोटा मोटा हिसाब किताब लगा लिया। अब क्या हिसाब लगा लिया कि ये एक प्राकृतिक अवरोध है। प्राकृतिक क्या है, अवरोध है, और भारत की कौन सी सीमा पे है, पश्चिमी सीमा पे। यहाँ पे देखिए ये भारत की पश्चिमी सीमा पर है। ये चीज क्लियर हुई आपकी। और जब आप इसके पूर्व की ओर आते हैं, ध्यान से, आपको दिशाओं का ज्ञान बहुत जरूरी है। जब आपके पूर्व दिशा, जहां आप लाइन खत्म करते हैं ना लिखने के बाद, वो पूर्व दिशा होती है, और जहां से स्टार्ट करते हैं वो पश्चिम दिशा होती है। आपको मैं याद करने का तरीका बता देता हूं भी, ठीक है। जहां से, तो जैसे ही इसके पूर्व में जाएंगे तो आपको नजर आएंगी पहाड़ियां भी। क्या है, पहाड़ियां भी, ठीक है। अरावली पर्वत श्रृंखला, इन पहाड़ियों को बोलते हैं अरावली की पहाड़ियां। क्या बोलते हैं, अरावली की पहाड़ियां। और ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से है भी। जो अरावली की पहाड़ियां ना, तो संसार की जो सबसे पुरानी पहाड़ियां ना, उनमें से है अरावली की पहाड़ियां, जो लगभग 2.5 अरब वर्ष पुरानी। कितनी पुरानी है, 2.5 अरब वर्ष पुरानी है। इस पर्वतमाला में अनेक चोटियां और पहाड़ियां, हालांकि इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है, और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 1712 मीटर है। लेकिन इसकी अधिकांश पहाड़ियां 300 से 900 मीटर तक ऊंची है। क्या यह रोचक नहीं है कि अरावली में स्थित माउंट आबू से थार मरुस्थल की में स्थित जोधपुर की लगभग 4.5 घंटे की गाड़ी से यात्रा आपको एक पूर्ण भिन्न रूप से भौगोलिक परिदृश्य में ले जाएगा भी। तो ये देखिए क्या कह रहा है, आपको ध्यान से देखने की बात है। ये कहता है कि ये हमारा थार मरुस्थल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, ये थार मरुस्थल है, और यहाँ पे ये फिर अरावली पहाड़ियों का क्षेत्र आ गया। और जो सबसे ऊंची चोटी है ना माउंट आबू, उससे दूर अगर आप यहाँ पे आओगे तो ये जैसलमेर का किला जो थार मरुस्थल के बीच में है। ये चीज इसने कहा कि यदि गाड़ी से आप यहाँ से यहाँ तक आओगे ना,
तो आपको लगभग 4.5 घंटे लगेंगे भी, 4 घंटे 30 मिनट लगेंगे। लेकिन जो क्षेत्र है वो पूरी तरह बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ ये अरावली वाला क्षेत्र ये हरा भरा है, और जैसे ही आप 4.5 घंटे चलोगे यहाँ पहुंच जाओगे, यहाँ आपको रेत ही रेत नजर आएगा। तो क्या ये बात आपको रोचक नहीं कि सिर्फ 4 घंटे में आप एक हरे भरे क्षेत्र से एक वीरान क्षेत्र में पहुंच गए। ये बात इस लाइन के द्वारा इसने बताई गई है। ठीक है, तो इसने कहा आप राजनीतिक मानचित्र को देखिए। जब आप मानचित्र को देखेंगे ना, तो अरावली की पहाड़ी किन किन राज्यों में फैली हुई है? दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में ये फैली हुई है। अरावली पर्वत श्रृंखला उत्तर पश्चिम भारत के भूभाग और जलवायु को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसने कहा कि जो ये आपकी अरावली की पर्वत श्रृंखला है ना, ये जो उत्तर पश्चिम भारत, ये देखिए भारत का मैप, प्रतीकात्मक मैप है, उत्तर पश्चिम। आपको पता है कि ये कौन सी दिशा? पश्चिम, जहां से आप लिखना स्टार्ट करते हैं ये पूर्व दिशा है, और ये ऊपर उत्तर है और नीचे दक्षिण। बार बार मैं आपको बताऊंगा तो आपको याद भी हो जाएगी। तो उत्तर पश्चिम कौन सी है? ये दिशा। यहाँ की जो जलवायु है उसको आकार देने में, उसको प्रभावित करने में अरावली की पहाड़ियां बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह एक प्राकृतिक प्राचीर के रूप में मरुस्थल का पूर्व की ओर विस्तार होने से रोकती है। आप इसी विषय में आगे विस्तार से पढ़ेंगे भी। तो ये देखिए कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपको समझ में यही समझा देता हूं। यहाँ पे ये थार मरुस्थल है, मैं एक बार पेन दूसरे कलर का यूज करता हूं। ये आपका थार मरुस्थल है, दिख रहा है आपको थार मरुस्थल, और यहाँ पे ये ग्रीन ले लेता हूं भी, यहाँ पे ये अरावली की पहाड़ियां हैं भी। तो आपको पता है कि ये जो आपकी अरावली की पहाड़ियां हैं ये थार मरुस्थल का विस्तार नहीं होने देती, आगे की ओर नहीं बढ़ने देती। क्या ये बात आपको समझ में आया? क्योंकि अरावली की वरना क्या हुआ, रेत धीरे धीरे उड़ के पूरे इस मध्य भारत को भी क्या कर देगा, मरुस्थल बना देगा। लेकिन जो था अरावली की पहाड़ियां हैं वो रेत को उसी साइड रखती हैं, हवाओं को क्रॉस नहीं होने देती, पार नहीं देती, और रेत उड़ा के कि हवाओं को पूरे यहां पूर्व की साइड ले जाएगी। संगमरमर, ग्रेनाइट, जस्ता और तांबे जैसे खनिजों से भरपूर होने के कारण अरावली की पहाड़ियों ने सदियों से खनन और निर्माण कार्यों को आकर्षित किया है। ये कह रहा है कि जो अरावली की पहाड़ियां उसमें संगमरमर, ग्रेनाइट, जस्ता, तांबा जैसे खनिज बहुत ज्यादा मिलते हैं, और इसके कारण क्या होता है, खनन होता है। खनन क्या होता है, इनकी खुदाई होती है, और इसका जो पत्थर है निर्माण कार्यों में प्रयोग में लाया जाता है भी। जावर में स्थित प्राचीन खदानों से प्राप्त प्रमाणों से पता चलता है 8वीं शताब्दी पूर्व जस्ता निकालने के कौशल में ये एक जावर है। यहाँ पे क्या है, एक प्राचीन खदान है भी, मतलब खदान मतलब जहां से पत्थर वगैरह खोदे जाते हैं भी, खनन का कार्य किया जाता है, उसको बोलते हैं खदान। तो उससे में पता चलता है कि 8वीं शताब्दी पूर्व जस्ता निकालने के कौशल में महारत हासिल करने में भारतीय विश्व में अग्रणी थे। मतलब 8वीं शताब्दी मतलब 700 से 800 के बीच में भी। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और रणथंभौर जैसे ऐतिहासिक किले भी यहाँ स्थित है। अरावली में ही क्या है, यहाँ पर स्थित है भी। ये देखिए अरावली से घिरा हुआ आपका कुंभलगढ़ का किला भी। अब हम आ गए हमारे अगले भाग पे, प्रायद्वीपीय पठार पे भी, प्रायद्वीपीय पठार पे। तो जिन लोगों ने 6th क्लास की सामाजिक विज्ञान पढ़ी होगी उनको पता हो पठार क्या होता है। फिर भी मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं कि पठार भूमि का ऊपर उठा हुआ भाग होता है, जो ऊपर से एक मेज के समान होता है, जिसके ढलान क्या होते हैं, खड़े होते हैं भी। और यहां से जब नदियां गिरती तो उसको जल प्रपात बोलते हैं भी। क्लियर है बात, आपकी चीज समझ में आई? भारत में अनेक पठार है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण पठार देश के मध्य और दक्षिण में त्रिकोणीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। इसने कहा कि वैसे तो भारत में बहुत से पठार है भी, लेकिन जो मेन पठार है ना वो देश के मध्य और दक्षिण में स्थित है भी। जैसे आपका ये भारत हो गया, इस प्रकार से स्थित है भी। क्या है, इस प्रकार से एक त्रिभुजाकार में स्थित है त्रिकोणीय प्रायद्वीप क्षेत्र।
क्या है, त्रिकोणीय, मतलब तीन, जैसे आपका त्रिभुज का होता है ना तीन कोणों वाला, इसलिए इसे, ये भी आपका त्रिभुज के आकार का है, तीन कोने हैं, इसको बोला जाता है त्रिकोणीय आकार का। यह एक बहुत पुरानी भूमि संरचना भी यह प्रायद्वीपीय कहलाता है, क्योंकि यह तीन ओर से अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर द्वारा जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसको प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। अब समझ जाओ कि प्रायद्वीप क्या होता है। सॉरी, अब देख लीजिए, मैं आपको प्रायद्वीप बता देता हूं कि ये आप भारत का मैप आपको दिखाई दिया, यहां पे आपको पता है अरब सागर है, क्या है, अरब सागर, यहां पे बंगाल की खाड़ी, यहां पे हिंद महासागर, और ये आपका पठार है भी, ये आपका पठार है। ये तीन ओर से जो जगह पानी से घिरी होती है उसको प्रायद्वीप बोलते हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया प्रायद्वीपीय पठार। और त्रिकोणीय क्यों कहा गया, कि इसके तीन कोने इस प्रकार से, ये देखिए, अब आपको दिख रहा होगा, यहां आपका अरब सागर, यहां बंगाल की खाड़ी, यहां हिंद महासागर भी, इसलिए इसको प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। यह पठार दो पर्वत श्रृंखलाओं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से गिरा है भी, दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं भारत के दक्षिण में। तो आपको मैं ये मैप साथ साथ में रिवाइज करवाता चल रहा हूं कि ये आपका पश्चिमी घाट है और ये आपका पूर्वी घाट है, इन दोनों के बीच में क्या है, ये प्रायद्वीपीय पठार है। पश्चिमी घाट अधिक ऊंचे हैं, प्राचीर की भांति पश्चिमी तट के साथ फैले हुए हैं, यहाँ कई सुंदर झरने जो मानसून के समय इसकी खड़ी डालों पर बहते हैं भी। इसने कहा कि जो आपके पश्चिमी ये घाट है ना, ये ऊंचे हैं भी। ऊंचे कौन से हैं, पश्चिमी जो घाट हैं ये ऊंचे हैं भी। ये चीज क्लियर हुई। पश्चिमी घाट को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया, यहाँ अनेक नदियां प्रवाहित होती है, यह क्षेत्र जैव विविधता से परिपूर्ण है, इसको भी क्या विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। और यहाँ बहुत सी नदियां बहती है और जैव विविधता मतलब अलग अलग प्रकार के जीव जंतु यहाँ पर रहते हैं। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को सह्याद्री पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका क्वेश्चन आ गया कि सह्याद्री पहाड़ियों के नाम से किसको जाना जाता है, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को भी। जैसे ये देखिए, ये आपका पश्चिमी भाग हो गया, तो ये क्या हो गया आपका इसका उत्तरी भाग, इसको किससे जाना जाता है, सह्याद्री पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो आपको 1 मिनट और वेट करना पड़ेगा, एक कॉल आ रही है। हाँ, तो आपको यह पश्चिमी घाट को के उत्तरी भाग को सह्याद्री पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए, जो आपका ये है ना पश्चिमी घाट है, ये उसका उत्तरी भाग, ये पश्चिमी घाट हो गया, इसको क्या है, सह्याद्री पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। अब आपके पूर्वी घाट की हम बात कर लेते हैं, मतलब इसका पूर्वी छोर, जो आपका ये पठार है ना, ये इसका पश्चिमी घाट हो गया, ये ऊंचा है, और इसके उत्तरी जो भाग है उसको सह्याद्री पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। और ये इसका पूर्वी घाट है, ये क्या है, थोड़े से कम ऊंचे हैं, और क्या है, ये छोटे छोटे पर्वत खंडों में विभाजित है, कि यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे पर्वत है।
जो पूर्वी तट के साथ फैले हुए हैं, इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच उच्च समतल भूमि का एक विशाल दक्कन का पठार है, और इन दोनों घाटों के बीच में क्या है, एक भूमि ऊंची उठी हुई है, और जिसको क्या बोलते हैं, दक्कन का पठार बोलते हैं। तो आपको समझ में आया दक्कन का पठार, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को सादरी की पहाड़ियां बोलते हैं। मैं बार बार ये पॉइंट इसलिए आपको रिवाइज करवा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये बातें सेट हो जाएं। तो ये चीजें क्लियर है आपको। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियां इस पठार में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। ये देखिए आपकी 3 नदियां हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो ये कहां, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो आपको पता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। ये नदियां कार्यों के लिए, कृषि कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है, और लाखों लोगों को जल प्रदान ये करती है। यह पठार खनिजों, वनों और उपजाऊ भूमि से समृद्ध है भी। इस पठार में बहुत ज्यादा क्या है कि वन है, खनिज है, और जो भूमि भी यहाँ की उपजाऊ है, जो इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। इस पठार का हल्का ढाल पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व की ओर भी है भी, इसलिए इस क्षेत्र की कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, और पूर्व की ओर बहने वाली नदियां गोदावरी, कृष्णा और महानदी का यहां से उद्गम होता है। तो नदियां क्या, इसका जो हल्का सा ढलान है ना, पूर्व की ओर है भी। जैसे ये आपका भारत का मैप हो गया, आपको पता है बंगाल की खाड़ी ये है, तो थोड़ा सा ये झुका हुआ है इस साइड, पूर्व की साइड। तो क्या होता है कि पूर्व की ओर गोदावरी है आपकी, कृष्णा है, महानदी है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये यहीं से निकलती है, जो कृषि उद्योगों और पनबिजली के जल का उत्पादन करती है। और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां भी जो अरब सागर में गिरती है, सॉरी यहां से नहीं, यहां से, वो है आपकी नर्मदा और ताप्ती भी। क्या है, नर्मदा और ताप्ती। तो आपको 2 याद करनी है कि पश्चिम की ओर जो अरब सागर में जो नदियां गिरती हैं वो आपकी नर्मदा और ताप्ती है, और जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है इस साइड, वो आपकी गोदावरी, कृष्णा और महानदी है। पठार पर स्थित घने जंगल आदिवासी समुदाय की आवास स्थली, मतलब कि यहाँ पर जो जंगल है ना, बहुत ज्यादा वन है यहाँ पर। तो जो आदिवासी लोग हैं वो यहाँ पे बहुत ज्यादा रहते हैं, जिनमें संथाल, गोंड, बेंगा, भील, कोरकू आदि सम्मिलित है। इन जनजातियों की विशिष्ट भाषाएं, मतलब ये जो जनजातियां ना, आपको जो नाम बताए जनजातियों के, गोंड है, बेंगा है, भील है, कोरकू है, संथाल है भी। तो इनकी अलग अलग परंपराएं और जीवन शैलियां जो प्रकृति से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं। भारत के पठारों में अनेक सुंदर जलप्रपात है, क्योंकि यह नदियां असमान और चट्टानी स्तरों पर प्रवाहित होती है। ये जलप्रपात न केवल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, अपितु जल विद्युत उत्पादन में बहुत ज्यादा मदद करते। ये देखिए, ये जो जहाँ की नदियां ना, ये जो पठार है कि इस प्रकार से आपको मिलेंगे कि यहाँ से पानी यहाँ से नीचे गिरेगा, फिर यहाँ से नीचे गिरेगा। तो ये क्या हुआ कि ये बहुत ज्यादा जलप्रपात बना। जब पानी किसी खड़े डाल से नीचे गिरता है ना, इसको जलप्रपात बोलते हैं भी। ये जलप्रपात पर्यटकों को, जो लोग घूमने आते हैं, उनको तो अच्छे लगते ही लगते हैं। साथ में जो लोग, बिजली भी बनती है यहाँ से। जब यहाँ पे टरबाइन लगा, जब इस पे पानी गिरेगा तो टरबाइन घूमेगी और इसको जनरेटर के द्वारा कनेक्ट कर दिया जाता है, तो बिजली इस प्रकार बनाई जाती है। तो कल हम पढ़ेंगे भारत की अद्वितीय तटरेखाएं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट जरूर करें भी, ठीक है। और आप ये बताएं कि आज का लेक्चर कैसा रहा। 1-2 फोन कॉल आ गए, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा कि आप डिस्टर्ब हुए। तो अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगले पार्ट में हम इस अध्याय को कंप्लीट कर देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।